गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सहेलियों, कैसे हो आप लोग? आप लोग बता दिया करो आप लोग कैसे हो। मैं आप लोग का वेट करती हूँ कि आप लोग अच्छे हो, तैयारी कैसे कर रहे हो, पर आप लोग बताते नहीं हो हमें। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते। आपको मैं क्या बता रही थी, आहार विज्ञान एवं पोषण, ठीक है। उसमें मैंने आपको क्या बताया था, तो आपको मैंने खाद्यान्न में अनाज के बारे में बताया है। उसमें अभी ज्वार बाजरा बचा है, उसके बाद दाल स्टार्ट हो जाएगी। अनाज में मैंने क्या बताया था, अनाज का पहले मैंने स्ट्रक्चर बताया था, कैसे कैसे मिलके एक अनाज का निर्माण होता है। तो पहले उसमें क्या बताया था कि ये क्या है, विश्वव्यापी है। सही बात है, हर जगह व्याप्त है, हर जगह के लोग इसका उपभोग करते हैं, हर जगह के लोग इसका उपयोग करते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, अनाजों से ही हम प्राप्त करते हैं। अनाज किसका स्रोत होता है? ज़्यादा से ज़्यादा अनाज कार्बोज का स्रोत होता है और प्रोटीन का स्रोत होता है। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना, यूथ में आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। फिर हमने आपको क्या बताया, अनाज 3 भाग होते हैं अनाज के। पहला क्या बताया था, ब्रान, दूसरा एंडोस्पर्म, तीसरा एम्ब्रियो। ब्रान जिसे चोकर कहते हैं, दूसरा एंडोस्पर्म था। तो ब्रान और एंडोस्पर्म को जोड़ने के लिए एक पतली सी लेयर होती है इन दोनों के बीच में, तो उसे क्या कहते हैं, एलुरोन लेयर कहते हैं। वो क्या होता है, इनरिच होता है, उसमें मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स होता है, विटामिन होता है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा था एंडोस्पर्म। तो ब्रान जो था ना, वो किसी भी जैसे अनाज का 5% होता है। और उसके बाद जो एलुरोन लेयर होती है वो 4% होती है, 4%। उसके बाद क्या होता है, एंडोस्पर्म, जिसे भ्रूणपोष कहते हैं। हम जो चीज़ खाने में उपयोग करते हैं, अनाज का जो पार्ट, वो हम भ्रूणपोष को ही उपयोग करते हैं। और ये कितने परसेंट होता है, 52% होता है, ठीक है। इसमें फाइबर का अभाव होता है। वनली वन इसमें होता क्या है, तो इसमें कार्ब्स की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट की। अगला क्या होता है, तो अगला हमने पढ़ा था एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण। भ्रूण जिसमें क्या होता है, आपको विटामिन ई जो मिलता है, अगर आप जर्मिनेट कर देते हो तो आपको इसमें विटामिन ए मिलता है। इसमें मतलब इसमें क्या होता है, मिनरल्स और विटामिन की मात्रा पर्याप्त होती है, ठीक है। इतना हमने आपको बताया था। और ये भी मैंने आपको बताया था कि कार्ब्स का आपको कितना एनर्जी मिलती है। तो आप 60 से 70% आप ऊर्जा कहाँ से लेते हैं, मतलब कार्ब्स से लेते हैं, और 11% प्रोटीन से। हम जो है मतलब अनाजों में 60 से 80% भाग क्या बोलते हैं, कार्ब्स का होता है, और 11%, 11 से 12 भी कह सकते हो, या 10 से 12 कह सकते हैं, 11% भी इसका होता है। इतनी चीज़ें हो गई। फिर नंबर आता है गेहूँ का। मैंने आपको बताया था गेहूँ के बारे में, ठीक है। गेहूँ क्या होता है, तो इसका हम अनेक प्रकार से उपयोग करते हैं, जैसे मैदे के रूप में, गेहूँ के आटे के रूप में, गेहूँ की सूजी बनती है, इसे मैक्रोनी भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे करके हमने गेहूँ के बारे में। दलिया प्रयोग करते हैं, जो एक बहुत अच्छा स्रोत होता है। इसमें विटामिन्स अच्छे होते हैं। इसमें जो है कि ब्रान अच्छा आपको मिल जाता है, कब्ज के लिए दलिया बहुत अच्छा होता है, ठीक है। इसमें इतनी चीज़ें आपने जान गई। फिर आपको मैंने क्या बताया था कि गेहूँ में जो होता है, गेहूँ ग्लाइडिन और ग्लूटेलिन से मिलकर बना होता है। दोनों से क्या होता है, ग्लूटेन हो जाता है। तो इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ग्लूटेन प्रोटीन पाई जाती है। इसमें किस प्रोटीन का अभाव होता है, तो इसमें जो है लाइसिन और थ्रियोनिन का अभाव होता है। मैं आपको बस हल्का सा समरी याद दिलाने के लिए बता दे रही हूँ। दूसरा नंबर आया था चावल का, जिसे राइस बोलते हैं, जिससे क्या होता है, हर देश के लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं खाने में। इससे अलग अलग चीज़ें बनाई, इडली बनाया जाता है, इडली बनाया जाता है, इसका फरा बनाया जाता है, डोसा बनाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। आप चावल के रूप में तो खाते ही खाते हो। नमकीन बनाई जाती है। तो ये चीज़ आपने देख लिया। तो चावल में क्या था, चावल में कार्बोज का एक अच्छा स्रोत है। सबसे सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है, चावल होता है। धान है, धान के बाद उसको जब मिलिंग कराते हैं तो क्या होता है, चावल बनता है। उसमें भी कई चावल आपने पढ़ा था, एक कुटा चावल, एक परबॉइल्ड चावल, और एक आपने पढ़ा था मिलिंग किया हुआ चावल। तो जो सबसे अच्छा चावल होता है, वो जो होता है कुटा हुआ चावल को मानते हैं, क्योंकि इसको घर पे कूटने पे इसमें क्या होता है, हाथ से कूटने कह सकते हैं, जैसे चक्की से कह सकते हैं, घर पे ओखली में। तो इससे क्या, इसमें क्या होता है, इसमें फाइबर की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और सबसे निकृष्ट चावल किस चावल को मानते हैं, तो लाल चावल को मानते हैं। वैसे मतलब पोषक तत्वों की दृष्टि से देखो तो उसमें प्रचुर मात्रा में मतलब पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन मतलब इसके उपयोग करने के आधार पर इसको निकृष्ट चावल कहते हैं, ठीक है। पर गुणवत्ता के आधार पर नहीं कहा जा सकता। उसके बाद आया था आपका क्या, पर बॉयल्ड चावल, मतलब हल्का सा उबाल करके उसके बाद उसको ठंडा करके उसके बाद चावल बनाना, वो क्या होता है, पर बॉयल्ड चावल। उसमें पोषक तत्वों की मात्रा होती है, अधिक होती है। तीसरे नंबर का आया था मिलिंग चावल, जो मिलिंग करके तैयार है, मिलों पे उसको राइस, मतलब धान से राइस बनाने की प्रोसेस की जाती है। उसमें चमक के लिए क्या किया जा रहा था, वो ब्लीचिंग के लिए, तो आपको टेल्क
और ग्लूकोज का प्रयोग किया जा रहा था। इतना चीज़ें हमने आपको बता दी। नेक्स्ट हमने बताया था मक्का। तो मक्का का उद्गम स्थान हमने कहाँ बताया था? अमेरिका बताया था। और ज़्यादा उपयोग करने वाला देश कौन था? अफ्रीका था। इसमें वसा की मात्रा अच्छी होती है, जिससे क्या होता है, पशुओं को इसका उपयोग किया था। जो कच्चा मक्का होता है उन्हें भून के अगर खाओ तो भुट्टा बोलते हैं, और मक्का अगर पक गया उसे भून के खाते तो क्या बोलते हैं? पॉपकॉर्न बोलते हैं। मक्के का प्रकार था कैप्सी ने इसके प्रकार को बताया था। पहला क्या था? फ्लोर कॉर्न, दूसरा पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न, डेंट कॉर्न, और एक था वैक्सीकॉर्न। ठीक है, तो जो क्या बोलते हैं, पॉपकॉर्न जो था, डेंट क्या बोलते हैं, फ्लोर कॉर्न, तो उसको मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताया था कि जैसे आपका फ्लोर लंबा होता है, छत जो लंबी होती है, चौड़ी होती है, तो वैसे आप कह देना कि जो ये मक्का होता है उसकी साइज बड़ी होती है। ठीक है, वैसे दूसरे नंबर पे क्या था? पॉपकॉर्न, जिसमें क्या होता है, मात्रा स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है। तीसरे नंबर पे क्या था? डेंट कॉर्न। डेंट, जैसे आप डेंट को दांत से डेंटल से कर सकते हैं। जैसे आप डेंट बोलते हो ना, जो आपका ऊपर का भाग होता है वो मजबूत होता है, उसके अंदर का जो भाग होता है डेंट के, तो दांत के अंदर का वो सॉफ्ट होता है। वही चीज़ इस पर भी आप कह सकते हो कि इसके बाहरी जो परत होती है वो मजबूत होती है, बाहरी जो स्टार्च होता है, जो अंदर होती है वो सॉफ्ट होती है। दांत में बीच में दबा, अरे सॉरी, ये मक्का जो बीच में दबा होता है इसलिए इसे डेंट कॉर्न कहते हैं। अगला था स्वीट कॉर्न, फ्लिंट कॉर्न और वैक्सीकॉर्न। जो फ्लिंट कॉर्न होता है वो उत्तम कोटि का होता है। तो मैं आपको यहाँ तक समरी के रूप में सारी चीज़ें बता दी। आपको आशा करती हूँ रिमाइंड हो गया होगा चीज़ें। अगला क्या आता है? ज्वार और बाजरा। ज्वार, बाजरा। तो ज्वार तथा बाजरे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मिलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मिलेट। मिलेट किस शब्द से बना है? तो मिले से बना हुआ। मिले का मतलब क्या होता है? तो हज़ार। आपने गांव में देखा होगा या आपके आसपास अभी भी, जैसे मैं गांव से बिलोंग करती हूँ तो मैं चीज़ों को देखती हूँ, प्रैक्टिकल मैं उस चीज़ों को समझ पाती हूँ। जो लोग गाँव से बिलोंग करते होंगे वो इन चीज़ों को समझते होंगे कि यहाँ पे जैसे बाजरा लिखा है तो बजड़ा बोलते हैं। हमारी देसी भाषा में क्या बोलते हैं? बजड़ा। जो मक्के के प्लांट के समान ही, जैसे मक्के का प्लांट होता है ना, उसी प्लांट के समान ही बजड़े या बाजरे का प्लांट होता है, वैसे ही ज्वार बाजरे का। लेकिन उसमें क्या होता है, इसमें इनके ऊपर जाके ऐसे, आप गूगल पर सर्च करें तो इनके ऊपर जाके ऐसे करके ऐसे ऐसे से बना रहता है। उसमें क्या होता है, बहुत सारे दाने, जैसे सरसों के दाने का आकार छोटा होता है लेकिन वैसे ही बहुत सारे दाने लगे होते हैं। इन दानों की संख्या ज़्यादा होती है, इसी धार को क्या कहते हैं? हज़ार या मिलेट, 1000 कहते हैं। ठीक है, इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। इसका तात्पर्य है कि इसके एक पौधे से हज़ारों की संख्या में दाने निकलते हैं। ज्वार बाजरे का उत्पादन अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, यूरोप एवं एशिया के हिस्सों में होता है। भारत में भी इसका खूब उत्पादन होता है। निर्धन तथा मजदूर वर्ग इसका उपयोग मुख्य रूप से ऊर्जा प्राप्त करने में करते हैं। यहाँ पे जैसे कह रहे हैं ऊर्जा प्राप्त करने, जानवरों को भी इसको मुख्य रूप से खिलाया जाता है। विदेशों में इसका उपयोग पशुओं को खिलाने में किया जाता है। ऐसा नहीं है, भारत में भी इसका उपयोग पशुओं को खिलाने में किया जाता है। लेकिन अगर इसको न्यूट्रिएंट की दृष्टि से देखें ना, तो ये चावल और मक्के से बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट क्या होता है? प्रचुर मात्रा में, मिनरल इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। ज्वार व बाजरा, जैसे आप रागी को कहते हैं ना, गरीबों का दूध कहते हैं रागी। वैसे तो ये मिलेट है, मोटा अनाज है, लेकिन इसमें कैल्शियम की क्या होती है? प्रचुर मात्रा होती है, उसे गरीबों का दूध कहते हैं। ज्वार व बाजरा चावल में मक्का की अपेक्षा अधिक उपयोगी एवं पौष्टिक है। इसमें वसा की मात्रा चावल की अपेक्षा कितने? 15 गुना ज़्यादा होती है। चावल में 15 गुना ज़्यादा और गेहूँ से 2 गुना ज़्यादा होती है। इस अंतर को आप समझ लीजिएगा। तो चावल से 15 गुना ज़्यादा होती, इसी कारण इसके आटे को ज़्यादा दिनों तक छोड़ दिया अगर जाता है तो ये आटा क्या होता है? खराब हो जाता है। अब आपके मन में आएगा आटा खराब क्यों होता है? तो उसमें क्या होता है? खमीरीकरण हो जाता है, फर्मेंटेशन की क्रिया हो जाती है, इसलिए रोटी का स्वाद क्या होता है? कड़वा हो जाता है। तो गेहूं की अपेक्षा ज्वार बाजरे में 2 गुना ज़्यादा वसा होता है, परंतु इसमें प्रोटीन की मात्रा निम्न कोटि की होती है। चावल की अपेक्षा इसमें प्रोटीन उत्तम होता है, चावल की अपेक्षा। ठीक है, प्रोटीन की मात्रा तो कम होती है। अगर आप यहाँ से आपका थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि प्रोटीन की मात्रा तो कम होती है, किससे होती है? गेहूं की अपेक्षा इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, लेकिन चावल की अपेक्षा उत्तम प्रोटीन होता है। इस अंतर को आप समझिएगा। यही कारण है कि ज्वार बाजरा खाने वाले अधिक स्वस्थ, तंदुरुस्त, हष्ट पुष्ट एवं फुर्तीले होते हैं। अतः ज्वार बाजरा चावल की अपेक्षा अधिक उपयोगी, स्वास्थ्यवर्धक एवं फायदेमंद होता है। ज्वार में ल्यूसिन की मात्रा अधिक होती है, और ल्यूसिन क्या है आपको पता है ना? पूर्ण प्रोटीन है, जो आइसोल्यूसिन के अवशोषण में बाधक साबित होती है। ठीक है, अतः ज्वार में मेथी के दाने उपयोग में लाया जाना चाहिए। बाजरे में प्रोटीन में लाइसिन, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन के अनाजों की अपेक्षा अधिक मात्रा में विद्यमान रहते हैं। बाजरे के प्रोटीन में लाइसिन, मिथियोनिन तथा ट्रिप्टोफैन, ये है क्या? तो ये पूर्ण प्रोटीन है।
अन्य अनाजों की अपेक्षा अधिक मात्रा में विद्यमान रहते हैं, इसीलिए क्या है, पौष्टिक है, प्रोटीन का उत्तम साधन है। ठीक है, लौह तत्व भी इसमें प्रचुर मात्रा में रहते हैं। बाजरे में विटामिन ए व बी गेहूं के समान होता है, परंतु खनिज लवण एवं प्रोटीन की मात्रा कम होती है। यहाँ पे वृंदा मैम की बुक से ये टॉपिक यहाँ पे मतलब समाप्त होता है। कौन सा अनाज जो मैंने आपको बताया था वो मैं आपके ज्ञान के लिए थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ ज्वार लिखा है, ठीक है, सॉर्गम लिखा है। ज्वार को काफिर कार्न क्या कहते हैं, काफिर कार्न, वनस्पति शास्त्र में इसे क्या कहते हैं, सारगम, जहाँ पे लिखा हुआ सारगम बल्गेरी या माइलो भी कहते हैं। ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम क्या है, तो सारगम बल्गेरी या माइलो भी कहते हैं, और वैसे ज्वार को काफिर कार्न भी कहते हैं। दक्षिणी भारत में विशेष रूप से ज्वार की खेती दाने के लिए होती है, इसका मतलब मोटे अनाज के रूप में प्रयोग करते हैं पशुओं के लिए, ये चीज़ बताया जा रहा है। इसमें दिखाया गया कि प्रोटीन कितना होता है, 10.4%, वसा कितनी होती है, तो 1.9%, खनिज पदार्थ कितना होता है, 1.8%, और कार्बोहाइड्रेट देख लीजिए आप, 74% कार्बोहाइड्रेट इसमें होता है। ठीक है, ज्वार की प्रोटीन में लाइसिन अमीनो अम्ल की मात्रा 1.4 से 2 से 4% तक पाई जाती है। लाइसिन की देख लीजिए अच्छी मात्रा होती है, जो पौष्टिकता की दृष्टि से बहुत ही कम है। अमीनो अम्ल में ल्यूसिन की मात्रा अधिक होती है। ल्यूसिन की अधिक मात्रा के कारण ही अधिक ज्वार खाने वाले को क्या होता है, पेलाग्रा नामक बीमारी का प्रकोप होता है। ज्वार के दानों में अल्कोहल व बियर एक प्रकार की हल्की शराब होती है जिसे बनाया जाता है। ज्वार के पौधे में हाइड्रोसायनिक अम्ल HCN या प्रोसिक अम्ल पैदा होता है। ठीक है, ये चीज़ आपके ज्ञान के लिए मैंने बस बता दिया। आप बाजरा देख लीजिए। बाजरा को वनस्पति शास्त्र की भाषा में पैनिसेटम अमेरिकानम कहा जाता है। पर्ल मिलेट या बर्श मिलेट या स्पाइक्ड मिलेट इनकी अन्य उपमाएँ हैं, मतलब अन्य नाम से इनको ही जाना जाती है। मान लीजिए एग्जाम में अगर इन नामों से आ जाए तो हम कंफ्यूज रहेंगे कि हम तो ये नाम जानते ही नहीं। हमारे देश में गरीब जनता बाजरे के दानों का प्रयोग मुख्य रूप से भोजन के लिए करती है। उत्तरी भारत में जाड़े के दिनों में बाजरे की रोटी अधिक प्रयोग होती है। आप देख सकते हैं जैसे पंजाब में क्या होता है, मक्के का साग और ये जो मक्के के आटे की रोटी और ये पालक वगैरह के साग जो बनाए जाते हैं। मोटे अनाज का क्या होता है, प्रयोग अच्छा करते हैं। देखिए लिखा हुआ उत्तरी भारत में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको मैं यहाँ से बस ज्ञान के लिए आपको थोड़ा मैंने इसको बता दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम दृष्टि से कुछ पॉइंट है, आप देख लीजिए। लिखा है सीरियल्स तथा मिलेट में सर्वाधिक सूखा सहने की क्षमता बाजरा में होती है। ठीक है, यह जलमग्नता तथा अम्लीय मृदा में प्रति संवेदनशील है, मतलब अगर जल में डूब गया है प्लांट और अगर जो सॉइल है अगर वो अम्लीय है तो उनको नुकसान होता है, इससे इनको क्या होता है, नुकसान होता है। अनाज में सर्वाधिक खनिज लवण की मात्रा बाजरे में होती है 2.7%। देख लीजिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अनाज में ये कंपटीशन की बुक है, मैं आपको ज्ञान के लिए बता देती हूँ, ये क्या है, कंपटीशन की बुक है। अनाज में सर्वाधिक खनिज लवण की मात्रा बाजरे में 2.7% पाई जाती है। देख लीजिए आप। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार भारत का तीसरा प्रमुख खाद्यान्न था, किंतु विगत कुछ वर्षों में मक्का का उत्पादन बाजरा एवं ज्वार से अधिक रहा। रागी कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। जई से छिलके से एक विशेष प्रकार, ओट्स जिसे कहते हैं उसे जई कहते हैं, कि छिलके से एक विशेष पदार्थ परफ्यूरल प्राप्त किया जाता है जो वनस्पति तेल तथा अन्य वसा को साफ करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको मैंने रागी की हल्की सी बात की थी। आप देख सकते हैं रागी होता क्या है, जिसे मड़ुआ भी कहते हैं। ये शुगर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसे फिंगर मिलेट अथवा बर्ड फुट मिलेट भी कहते हैं। देख लीजिए फिंगर मिलेट, अगर एग्जाम में आए तो हम सोचेंगे ना फिंगर मिलेट क्या है। हमने तो मिलेट जाना था जो 1000 दाने जिसमें ज्वार बाजरा था, लेकिन ये फिंगर मिलेट क्या है, तो क्या मड़ुआ और रागी इसको बोलते हैं। इसे फिंगर मिलेट या बर्ड फुट मिलेट भी कहते हैं। इसका कुल क्या है, ग्रैमिनी। जो अनाज है सारे ग्रैमिनी कुल के ही हैं।
मड़ुआ की खेती दाना प्राप्त करने के लिए की जाती है। दाने के साथ ही फसल से जानवरों के लिए भी चारा भी प्राप्त किया जाता है। दाने का प्रयोग भोजन एवं औद्योगिक रूप में भी किया जाता है। दाने को पीस कर आटा तैयार करके रोटी बनाई जाती है। दाने को उबाल कर चावल की तरह भी खाया जाता है। दाने से उत्तम गुणों वाली शराब भी प्राप्त की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में यह जनता का मुख्य भोजन है। दक्षिण भारत में इसे केक, पुडिंग, मिठाइयाँ आदि भी बनाई जाती है। इसमें अंकुरित बीजों से माल्ट बनाते हेतु शिशु आहार तैयार किया था। देख रहे हैं, अंकुरित बीजों से माल्ट तैयार किया था और शिशु का आहार, क्योंकि इसमें क्या है, कैल्शियम की मात्रा अधिक है। जो लोग कुपोषित होते हैं या जो आजकल सेरेलेक्स वगैरह ऐसे आता है, तो क्या होता है, उनमें इन चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, जिससे क्या होता है, शिशु के अंदर जो कमी है उसकी ये पूर्ति कर दे। मधुमेह के रोगी के लिए उत्तम आहार है। देखिए साफ साफ लिखा है कि मधुमेह के रोगी के लिए जो मड़ुआ या रागी होता है ये उत्तम आहार है। इसमें 7.2% प्रोटीन, 72.7% कार्बोहाइड्रेट, 1.3% के लगभग वसा होती है और 2.24% खनिज लवण, फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन ए व बी भी पाए जाते हैं। उसके बाद मैं आपको यूथ दिखाना चाहती हूँ कि क्या मैंने जितना बताया है आपको क्वेश्चन यूथ में मिल रहे हैं। अगर आपको मिल रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि मैम ने, अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, तो आप हमारी वीडियो में बराबर बने रहना, मतलब बने रह सकते हो। आपका क्या है आज अनाज, हमने आपको अनाज बताया ना। अनाज में हमने पहले अनाज के पार्ट्स बताए, कैसे कैसे अनाज होता है, अनाज में क्या होता है, अनाज के अंदर आता क्या है, किस कुल का है, तो ग्रामीणी कुल का है। जो वनस्पति होता है ना, वनस्पति जगत के अंतर्गत, तो जो वनस्पति के अंदर ये भी आता है। और इसमें क्या होता है, प्लांट्स के जो बीज होते हैं उसका उपयोग हम खाद्यान्न के रूप में करते हैं, उसे हम अनाज कहते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने बताया आपको चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा। मैंने एक्स्ट्रा बताने के लिए आपको मड़ुआ या रागी भी बता दिया। ठीक है, तो अंकुरण के समय सर्वाधिक सक्रिय एक एंजाइम है, तो आपको पता है एमाइलेज होता है। आपने देखा था एमाइलोज क्या होता है, उसमें इसकी अधिकता हो जाती है। मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अंकुरण के समय एक एंजाइम एमाइलेज है। ठीक है, अंकुरण से क्या होता है, वो तब उसमें उत्पन्न हो जाता है। अनाज के बीज के अंकुरण के दौरान एलोरॉन परत में, आपको मैंने एलोरॉन परत बताया था ना, अनाज के जस्ट नीचे होती है। अल्फा एमाइलेज एंडोस्पर्म स्टार्च को मेटाबोलरम करने योग्य शर्करा में हाइड्रोलाइजिन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो जड़ों और सूट अकाजवा हारा मिशीमुरा 1985 बेक और जिगलर की वृद्धि के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। मैं आपको इसको समझाने के लिए मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताती हूँ कि आपको मैंने क्या बताया था। अनाज था, अनाज में एक पहले जो ब्रान है, ब्रान के जस्ट नीचे कौन सी लेयर पाई जाती है, एलुरॉन लेयर पाई जाती। उसमें क्या होता है, एमाइलेज, उसी में इसका निर्माण होता है। जब आप अंकुरित करते हैं तो क्या होता है, ये सक्रिय हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थों में ग्लूटेन नहीं पाया जाता। जो सीलियक रोग से पीड़ित मरीजों को इसका उपभोग करने की छूट है। आपको पता है ग्लूटेन आपने किसने पढ़ा था, तो आपने किसमें पढ़ा था, ग्लाइडीन, आपने पढ़ा था ग्लाइडीन और ग्लूटेलिन, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे थे, तो ग्लूटेन बन रहा था। और ये किस में पाया जा रहा था, तो आपको पहले ही बता दिए कि गेहूं में पाया जा रहा था। आपको मैंने कई बार समझाया, तो आप बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे, ग्लूटेन गेहूं में पाया जाता है तो गेहूं को अलग कर देंगे, बचे 3, तो तीनों जिसमें मिल रहे हैं बी, सी और डी, तो ए क्या होगा, सही हो जाए, क्योंकि इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वनस्पतिक स्रोत से ग्लूटेन प्राप्त होता है। आपको मैंने कई बार बताया किससे प्राप्त होता है, तो गेहूं से प्राप्त होता है। एक्सप्लेन कर देती हूँ। गेहूं में मुख्यतः 2 तरह की प्रोटीन उपस्थित होती है, एक ग्लूटेलिन, दूसरा ग्लाइडीन। ग्लूटेलिन तथा ग्लाइडीन, इन दोनों ही प्रोटीन को सम्मिलित रूप से ग्लूटीन कहते हैं, अतः गेहूं की प्रोटीन को ग्लूटीन कहते हैं। उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं में प्रोटीन की मात्रा 10 से लेकर 14% होती है। वृंदा मैम की बुक में भी सीधे यही दिया हुआ है। अगर निम्न कोटि का है तो उसमें 8 से 9% होती है। मैदे में भी 10% होती है, क्योंकि गेहूं से बनता है। और किसमें, सूजी में कितने प्रतिशत, 4% होती है। ठीक है, अगला है, गेहूं के संसाधन में संबंधित कदमों को सही क्रम में लिखें। पहली बात, आप गेहूं का ऐसे ही समझ लीजिए, गेहूं के प्रोसेस क्या क्या होते हैं, गेहूं से आटा बनाने के कह सकते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या, आपने गेहूं खेत में मान लो अपने प्लांट उगे, गेहूं मतलब यहाँ तक तो आप छोड़ दो। उसके बाद आप यहाँ से आपने क्या की, गेहूं की थ्रेसिंग करी ना, थ्रेसिंग करी तो उसके बाद आपको गेहूं का बीज प्राप्त हुआ। गेहूं का बीज प्राप्त हुआ तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भूसा भी रहेगा साथ में। आपने देखा होगा कि गेहूं अगर आपको पिसवाने से पहले आप उसको पानी में भिगोते हो, उसके बाद क्या करते हो, जो सारी गंदगी ऊपर आती है उसको हमारे साइड सूप बोलते हैं, अब हमें नहीं पता सबके, मतलब सबकी अपनी क्षेत्रीय भाषा क्या, उससे क्या करते हो, फटक के साफ़ करते हैं।
तो ये क्या करते हैं, उसकी गंदगी को ही तो हटाते हैं, शुद्ध करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। मतलब पहले धोएंगे, फिर उस धोने के बाद देखिए गेहूँ फटकते, क्योंकि धोने से जो गंदगी साफ़ हो गई, जो बचा उसके बाद फटक के उसको साफ़ कर देते हैं। मतलब जो भी सूप हमारे साइड कहते हैं, अब आपको नहीं पता क्या, तो उससे क्या करते हैं, उसकी शुद्धिकरण करते हैं, मतलब साफ़ कर देते हैं। उसके बाद क्या है, नरम करते हैं गेहूँ को। मतलब जब गेहूँ आपको पिसवाना है तो उस सबसे लास्ट में आप क्या करेंगे, ब्लीचिंग करेंगे, क्योंकि सबसे लास्ट को सफ़ेद दिखाने के लिए। और ब्लीचिंग की प्रोसेस की किस पे जा रही थी, तो आपने मैदे को देखा था ना, मैदे पे क्या सफ़ेद करने के लिए ब्लीचिंग की प्रोसेस की जा रही थी। इस चीज़ को आप हमको कमेंट बॉक्स में बताना, वो किस 2 रसायनों का उपयोग किया जा रहा था उसको सफ़ेद करने के लिए। तो आप यहाँ से अगर आप मेरी बात को थोड़ा भी याद रखे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि ये लास्ट में मैदे की ये प्रोसेस है, जिसके लिए नहीं तो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, आपको याद हो जाएगा। बच्चे आपको याद हो जाएगा, आप पता नहीं फिर देख पाओगे बाद में कि नहीं। मैदा देख लीजिए, गेहूं से मैदा बनाने हेतु गेहूं को निर्धारित नमी, गेहूं में कितनी नमी होनी चाहिए, 15.7। और नमी होनी क्यों चाहिए, क्योंकि नमी से क्या होगा, उसका छिलका ऊपर से आराम से निकल जाएगा और वो बिल्कुल हमको जो साफ सा ब्रान निकल जाएगा और साफ सा एंडोस्पर्म जो है वो प्राप्त हो जाएगा उसका। ठीक है, और छिलका एवं भ्रूण को आसानी से हटाया जाता है, क्यों, नमी करके। कितनी नमी, 15.7%। गेहूं में जब मैदा तैयार किया जाता है तब 50% विटामिन एवं खनिज लवणों का नाश हो जाता है। ये तो पता ही है नाश होगा, क्यों नाश होगा, क्योंकि जो मशीन होती है उसमें क्या होता है, घर्षण होता है। जब मशीन में पीसता है आटा तो उसमें क्या होता है, तेज ताप और घर्षण से इन चीज़ों का नाश हो जाता है। ठीक है, नाश हो जाता है, इसलिए मैदे का पौष्टिक मूल्य आटे की अपेक्षा कम हो जाता है। वो सही बात है। मैदे बनाने की प्रक्रिया में गेहूं को छिलका तथा भ्रूण को अलग करने, केवल उसके भ्रूणपोष एंडोस्पर्म को महीन पीसा जाता है। पीसने के उपरांत इसे छान लिया जाता है ताकि चोकर बाहर निकल जाए। मैदे का ऑक्सीकरण प्रक्रिया में ब्लीचिंग, आपने देखा ना, ब्लीचिंग प्रक्रिया देखिए सबसे लास्ट में की जा रही है। और जो अभी एक क्वेश्चन आता है उसमें भी सबसे लास्ट में आप ध्यान रखना कौन सी प्रक्रिया की जाएगी, ब्लीचिंग की प्रक्रिया की जाएगी। तो आप देखना जिसमें सबसे लास्ट में दिया रहेगा उसको आप टिक कर सकते हो, करके इसका रंग सफ़ेद किया जाता है। इसके लिए विभिन्न रसायन, देखिए कौन से 2 रसायन का प्रयोग किया था जो मैंने आपको नाम पूछा था, एक बेंजाइल पेरोक्साइड, दूसरा क्या था, क्लोरीन डाइऑक्साइड। और आपने यही चीज़ किसमें पढ़ा था, जब रेयान पढ़ रहे थे, तो आप जब कुप्रामोनियम रेयान पढ़ रहे थे तो उसमें आपने ये भी पढ़ा था ना, क्लोरीन से क्या की जा रही थी, ब्लीच किया जा रहा था ना, Cl2 से ब्लीच किया जा रहा था ना कुप्रामोनियम रेयान में। तो आप ये चीज़ यहाँ से रिलेट कर लीजिए, क्लोरीन डाइऑक्साइड और बेंजोइक पेरोक्साइड आदि का प्रयोग क्या किया था, ब्लीचिंग करने के लिए उसको साफ किया था। और ब्लीचिंग के बाद क्या होता है, ये सफ़ेद रंग का हमको मैदा प्राप्त हो जाता है। अब आप देख लीजिए, ये मैदे का ही ये आपको दिया हुआ है। सबसे पहले आप क्या करोगे, तो खींचोगे, मतलब थ्रेसिंग से थ्रेस करके उसको साफ करके निकालोगे, क्योंकि बाल के साथ ही गेहूं नहीं बना दोगे ना, आप उसको अलग करके दानों को अलग करोगे। ठीक है, उसके बाद दानों को धोगे। ठीक है, धोगे तो उसके बाद एक बीच में प्रोसेस है नरम करना। नरम करने का मतलब आप समझ जाओ, वही जो उसमें मैदे में आप 15.7% जो नमी दे रहे थे वही समझ जाओ, उसको नरम करेंगे। ठीक है, नरम करना, देखिए इसका ये चला, नरम करना। उसके बाद क्या करना, पीसना। नरम करोगे तो ऊपर का वो निकल जाएगा जो ब्राउन होगा, और उसके बाद पीस दोगे। पीसने के बाद क्या करोगे, शुद्धिकरण के बाद आप लास्ट में क्या करोगे, ब्लीचिंग करोगे। किस केमिकल का प्रयोग करोगे, तो आप जो है बेंजाइल पेरोक्साइड और क्लोरीन डाइऑक्साइड का प्रयोग करोगे। आप मेरी बात को समझ रहे हो, बात को समझो, क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है। और मैं आपको इतना डीपली बताती हूँ चीज़ें कि आपको तो कन्फ्यूज़न होना ही नहीं चाहिए। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल दिया करो, और अगर समझ में आया करे तो आप कमेंट बॉक्स में बताया करो कि मैम आप अच्छा बताते हो, या कोई प्रॉब्लम है या कोई कमी है आपके बताने में। तो बेटा मैं उससे क्या होगा कि मैं मोटिवेट होंगी कि नहीं, मतलब मेरा बताना अच्छा, तो मैं और अच्छा बताने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे देखिए डैश दिया है, में स्टार्च की कड़ों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडार है। आपको मैंने कितनी बार बताया, जब से मैं अनाज पढ़ रही हूँ तब से मैंने आपको कितनी बार बताया कि अनाज के 3 पार्ट, क्या पहली बात ब्रान होता है, फिर एंडोस्पर्म, फिर एम्ब्रियो। कितनी बार बताया, सबसे ज़्यादा बताया। ब्रान चोकर है, उसको हटा दो, सेलुलोज की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है, उसकी प्रधानता होती है। ब्रूड था वो अलग कर दो कि जर्मिनेट के टाइम उसका जैसे ज़्यादा प्रोसेस होता है, ज़्यादा उसमें मतलब। लेकिन अगर हमने आपको ये भी तो बताया था कि आप मुख्य रूप से खाने में किस पार्ट का उपयोग करते हो। मैंने आपको बताया था ना, जो ब्रूडपोष होता है उसमें कार्ब्स की मात्रा ज़्यादा होती है 52%, और उसमें फाइबर नहीं होता, और हम खाने में उसी का ज़्यादा उपयोग करते हैं। मैदे भी बनाने में देखो, एम्ब्रियो को और ब्रान को हटा दिया जाता था और एंडोस्पर्म को ही पीसा जा रहा था।
तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, भ्रूण होगा नहीं। एलुरॉन जो एक हल्की सी परत होती है, इसको इसके खाने से हमारा पेट नहीं भरेगा। ये हल्की सी एक परत है जो बस इन दोनों का मिलाने का काम करती है। स्क्लेटम का भी वही काम है, ये भ्रूणपोष और एम्ब्रियो के बीच में पोषक तत्वों का आदान प्रदान करती है। तो मेन क्या हुआ, भ्रूणपोष जिसका 52% है और जिसको हम क्या करते हैं, खाने में उपयोग करते हैं। और ये देखिए ऐसा नहीं है, मैं बुक पढ़ी हूँ और मैं आपको बुक की चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ, और आप ये देख सकते हो कि ऐसा नहीं कि जो इसमें एक्सप्लेन दिया मैं आपको वही बता रही हूँ। बेटा मैं आपको डीपली आपको आपकी बुक याद करा रही हूँ कि मैंने आपको क्या बताया था। अगला क्वेश्चन है, अन्य अनाज प्रदान करते हैं, मतलब अनाज से आपको क्या प्रदान होता है। आपको मैंने कितनी बार बताया था, अनाज से मुख्य रूप से आपको क्या मिलता है, अनाज से आपको मुख्य रूप से ऊर्जा मिलता है और प्रोटीन मिलता है। अब आप बोलेंगे मैम प्रोटीन तो दाल में मिलता है, लेकिन आपको अनाज में ही तो पढ़ना है, दालें आगे ये ग्रैमिनीज हैं जो ये उसी कुल के तो ये हैं। तो आप यहाँ से देख लो, अब देखो आपको जो है विटामिन ए सबसे ज़्यादा, बस मक्का ऐसा है जिसमें विटामिन ई कैरोटीनॉइड के रूप में पाया जा रहा था, लेकिन सभी में क्या आपने देखा कि जिसमें प्रचुर मात्रा थी, नहीं। आपको विटामिन ए किस में मिलेगा, गाजर में मिलेगा, प्राणी स्रोत में मिलेगा, यकृत में मिलेगा, आपने सब चीज़ें देखा था ना। तो आप यहाँ से देखो ऊर्जा की प्राप्ति सबसे ज़्यादा हो रही थी। देखिए आपने लास्ट में देखा था ऊर्जा की प्राप्ति 60 से 80% और प्रोटीन कितना 11%, 10 से 12 भी कह सकते हैं। लेकिन उसमें ये चीज़ नहीं था कि नहीं आयोडीन की कितनी मात्रा, हर चीज़ की मात्रा थोड़ी मोड़ी हर चीज़ में होती है, लेकिन किसी की चीज़ में प्रधानता किसकी ज़्यादा है, तो उसमें क्या है, ऊर्जा है और प्रोटीन है। ठीक है, ये कितने परसेंट था, 60 से 80% होता है अनाजों में, और प्रोटीन कितना होता है, 10 से 12 भी कह सकते हो या 11% भी कह सकते हो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लगाना। आयोडीन में नमक, मतलब नमक में इसकी प्रचुर मात्रा होती है। विटामिन ए आपको पता ही है कि विटामिन ए पीली चीज़ों में मिलती है, जो कि जैसे फ्रूट्स हो गए, गाजर हो गए, इन सब चीज़ों में इसकी मात्रा मिलती है। तो इसलिए आंसर इसमें क्या सही होगा, पहला और चौथा। ठीक है, गेहूं में सबसे कम, इसमें देखिए क्या समझाया मैं बता देती हूँ। मनुष्य के जीवन के लिए अनाज सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न प्रकार के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन प्राप्त करता है, जिससे शरीर ऊर्जा प्राप्त होती है। विटामिन ए फल एवं सब्जियों से प्राप्त होता है। आयोडीन जो शरीर को घेंगा नामक रोग से मिलाता है। इसमें देखिए हल्का एक्सप्लेन किया मैंने, तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से बता दिया कि आप कभी नहीं भूलोगे। गेहूं में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला एमिनो एसिड क्या है, एमिनो एसिड किसका सबसे छोटा रूप है, किसकी इकाई है, तो आप बताओगे मैम प्रोटीन की। और मैंने आपको क्या बताया था कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन नहीं पाया था, तो लाइसिन और थ्रियोनिन, इन दोनों प्रोटीन मतलब प्रोटीन का अभाव था ना, इन दोनों एमिनो एसिड्स का अभाव था कि नहीं था। तो आप देख लो, मिथियोनिन था नहीं, ट्रिप्टोफैन था नहीं, ल्यूसिन था नहीं, लाइसिन और मिथियोनिन, लाइसिन और थ्रियोनिन मैम ने बताया था, लाइसिन है इसमें, तो हम लाइसिन को टिक कर देंगे। ठीक है, अगला क्या है, एकमात्र अनाज जिसमें कैरोटीन पाया जाता है। देखिए मैं आपको इसके पहले ही बात है, एकमात्र ऐसा अनाज है जिसमें पीली वाली मक्का होती है ना, उसमें कैरोटीन की मात्रा होती है। तो आप यहाँ से लगा देना कि कैरोटीन इसमें होता है। अगला है, और आप देख लीजिए जितना मैंने बताया उससे बाहर कुछ नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि आपको रटने की ज़रूरत है। अगर आप मेरे साथ बस बने रहिए, आपको ऐसी हर चीज़ें बहुत आसान, और आप चुटकियों में चीज़ों को सॉल्व कर लोगे। गेहूं के मोटीन में गेहूं के मोटीन में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला एमिनो एसिड है, गेहूं के दाने में कह सकते हैं। तो कौन सा सबसे कम, इसमें मिथियोनिन दिया, ट्रिप्टोफैन दिया, ल्यूसिन दिया और लाइसिन। तो क्या होता है, लाइसिन और थ्रियोनिन का अभाव होता है, इसमें लाइसिन दिया, आप लाइसिन ट्रिक कर देना। निम्नलिखित में से किस अनाज के प्रति 100 ग्राम में अधिक प्रोटीन होता है, तो इन सबों में सबसे ज़्यादा किस में होता है, देखिए आपको देखे थे ना कि ज्वार में भी कम था, किससे, गेहूं की अपेक्षा, चावल में इसके अपेक्षा कम है, और बाजरे में भी इसकी अपेक्षा कम है। सबसे ज़्यादा गेहूं में कितना, किसे था, गेहूं में था, तो आप गेहूं टिक करोगे। अनाज का एक एक्सचेंज देता है, एक्सचेंज का मतलब आप विनिमय से लगा देते हो, मतलब आप उसे लेते हो फिर वो आपको देता है। ठीक है, आपने उसको इंटेक किया फिर उसने आपको दिया, यही एक्सचेंज कहते हैं। मतलब किसी चीज़ का विनिमय क्या होता है, लेन देन की प्रक्रिया ही है ना, तो वही चीज़ है। तो अनाज का एक एक्सचेंज आपको क्या देता है, 50 कैलोरी देता और मैं इसका PDF निकलवा के आपको ये एक्सचेंज क्या होता है इसको भी समझाऊंगी। वैसे आप समझ जाओ 50 होता है, लेकिन मैं आपको इसको समझाऊंगी कि एक्सचेंज कैसे होता है, क्या करते हैं और कैसे निकालते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ष फसल के समय खरीद लेना चाहिए। देखिए आपने विकारी, अर्धविकारी और एकदम जो बहुत जल्दी खराब होने वाले, उसके बारे में आपने पढ़ा है कि एक तो बहुत जल्दी खराब होते हैं, कुछ अनाज ऐसे होते हैं, कुछ जो होते हैं कुछ समय तक टिके रहते हैं, और कुछ क्या होते हैं लॉन्ग टाइम तक टिके रहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो आटा, अगर आप लॉन्ग टाइम तक खरीद के रख लोगे तो क्या होगा, आटे में देखिए कुछ दिन बाद ही क्या होता है, कीड़े लग जाते हैं। घी
प्रत्येक वर्ष ये फसल नहीं है। घी क्या है? फसल नहीं है। आलू अगर आप बहुत ज़्यादा खरीद लोगे तो भी खराब, पर चावल ऐसा है क्या वो ख़राब हो जाता है? लोग ड्रमों में स्टोर करके रखते हैं, वो ख़राब नहीं होता है जल्दी। गेहूं में पाया जाता है हिस्टोन, ग्लूटीन, एल्बुमिन, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है ग्लूटीन पाता है, ग्लाइडीन, आपको पता है ग्लाइडीन और ग्लूटेलिन से मिलके क्या बनता है? ग्लूटीन बनता है। तो इस चीज़ में आप यहाँ पे टिक लगा देना सी। चीनी को आप मिश्रित किया जाता है, तो चीनी को क्या माड़ी से किया जाएगा? सीरे से किया जाएगा? नहीं, सफ़ेद पत्थर चीनी जैसा उसका लुक होता है तो उसको मिला दिया जाता है, क्योंकि आप मिश्रण वाला चैप्टर हम आपको बताएंगे तो आपको क्लियर करेंगे कि जिस चीज़ में जिस जो की समानता होती है, मतलब जो लुक वाइज देखने में समान होते उन चीज़ों को ही मिलाया जाता है। ठीक है, कि क्या हो, इससे जो खरीदने वाला उपभोक्ता हो उसको भ्रम पैदा हो जाए। ठीक है, बस इसीलिए, और जो बेच रहा हो उसको फ़ायदा हो, और जो हम ले रहे हैं हमारा मतलब हम धन के आर्थिक रूप से भी हमारा नुकसान हो, और हेल्थ के तरीके से तो जो नुकसान होगा होगा ही। तो ये चीज़ मैं जब आपको चैप्टर बताऊंगी तो बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करके मैं आपको इसको बताऊंगी। भूरी क्रांति संबंधित है, तो भूरी क्रांति तिल तथा बीज से संबंधित है। इसमें ऐसे दिया हुआ है हमें, मतलब भूरी क्रांति धूसर क्रांति के संबंध में उर्वरक उपभोग में वृद्धि संबंधित है, जबकि पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से, गेहूं चावल। देखिए जो हरित क्रांति का संबंध है ना वो गेहूं से है, गेहूं चावल हरित क्रांति का संबंध है, तथा रेशम का उत्पादन सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, निम्न खाद्य वर्ग में से मुख्य खाद्य वर्ग कौन सा है? फल सब्जी खा के आप रह पाओगे? आप नहीं रह पाओगे। लेकिन अगर आपको अगर अनाज मिल रहा है, और ऐसी बात है कि बहुत लोग ऐसे जिसको रोज़ फल और सब्जियां नहीं मिलती हैं, बहुत लोग तो रोटी प्याज तेल खा के काम चलाते, कोई तो दाल चावल ही खा के काम चलाते, उनसे उनका जीविकोपार्जन हो जाएगा, वो उनका ज़िंदगी चल जाएगा। लेकिन बस कोई क्या फल और सब्जी, क्योंकि ये ऐसी नॉर्मल चीज़ तो है नहीं कि सभी को मिल जाएगी भाई। जो जो मतलब आर्थिक रूप से संपन्न होंगे वो इनका उपभोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि नॉर्मल सभी लोग कर सकते हैं। तो वही चीज़ है खाद्य वर्ग में, और खाद्य वर्ग में गेहूं एवं मोटे अनाज को ही मुख्य स्थान दिया गया है। ठीक है, आपने जो पिरामिड पढ़ा होगा खाद्य वर्ग का पिरामिड, मैं आपको वो भी समझाऊंगी जब पीछे जब ये सब चैप्टर पढ़ाऊंगी फूड ग्रुप वगैरह, तो आपको मैं ये सब पिरामिड बताऊंगी तो उसमें इस चीज़ को आपको मैं क्लियर कर दूंगी। तो उसमें गेहूं एवं मोटे अनाज को क्या किया गया? मुख्य स्थान दिया गया है। उपयुक्त खाद्य वर्ग में से गेहूं व मोटे अनाज मुख्य खाद्य वर्ग हैं। देखिए गेहूं और इसको ही दिया गया है। डॉक्टर एम स्वामीनाथन ने कितने बताया था? 11 बताया। आईसीएमआर ने कितना बताया था? 5 बताया था। आपको मैंने पीछे बताया था ना, 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की थी। किसी भी समय का भोजन बनाते समय गृहिणी को प्रत्येक वर्ग में से एक खाद्य वर्ग अवश्य लेना चाहिए जिसमें प्रमुख पोषक तत्व सही संतुलन में हो। मैं आपको ये फूड ग्रुप है इसको एक चैप्टर के रूप में पूरा आपको क्लियर करूंगी। किसने 7 दिया है, 5 दिया है, 5 दिया है तो क्यों दिया, 7 दिया तो क्या कम कर दिया, 11 दिया है, मैं आपको सारा बताऊंगी। ठीक है, अनाज और दाल के अंकुरण के बारे में क्या सही नहीं है? ये देखिए सही बात है, मैं आपको एक एक बताती हूँ और एक्सप्लेन करती हूँ। विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है, आपने पढ़ा था ना, अंकुरण से क्या होता है? सी और ई बढ़ जाते हैं, उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपके ज्ञान में। विटामिन ई की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। जैसे दाल को ना अगर बनाने से पहले कुछ देर आप भिगो देंगे तो उसमें क्या होती है? बी की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, पोषण विरोधक अंश का ज़्यादा होना, पकाने में समय कम लगना। अगर आप किसी चीज़ को भिगो देंगे, लिखा अंकुरण, अंकुरण कब होता है? जैसे आपने चने को, अब जब आप चने को भिगोगे तभी तो उसमें कुछ दिन के बाद जर्मिनेशन की प्रोसेस होती है और उसमें अंकुरण होता है। अंकुरण का मतलब जो हल्का सा अंकुर ग्रीन कलर का आ जाता है, मतलब उसमें एक पौधे के समान नया अंकुर फूट जाता है। तो वो कब होता है? जब वो भीगता है। उस टाइम आपने देखा होगा कि वो जो अनाज होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। चने को ले लो, क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। लोग कच्चे भी चबा करके खाते, तो उसको पकाएंगे तो क्या होगा? आसानी से पक जाएगा ना। तो वही चीज़ है, अनाज और दालों के अंकुरण से दालों के पौष्टिक तत्व विशेषकर विटामिन B1 और B2, नियासिन, विटामिन 3 तथा विटामिन में वृद्धि हो जाती है। अंकुरण से कुछ विषाक्त तत्वों की मात्रा में काफ़ी कमी हो जाती है। अंकुरण से कार्बोज की कुछ मात्रा शर्करा में परिवर्तित हो जाती है। तो दिया इसमें क्या सही नहीं है? तो इसमें क्या सही नहीं होगा कि पोषक विरोधक अंश का ज़्यादा होना, ये गलत है। जब आप किसी चीज़ को भिगोते हो या अंकुरित करते हो तो उसमें पोषक तत्व क्या होते हैं? भरपूर मात्रा में मतलब उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, गेहूं में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला एमिनो एसिड कौन सा है? आपको याद हो गया होगा कौन सा है, लाइसिन है और थ्रियोनिन है। और मक्के में क्या था? लाइसिन के साथ ट्रिप्टोफेन था। तो आप यहाँ पे देख लो, तो मिथियोनिन, ट्रिप्टोफेन, लाइसिन और ल्यूसिन दिया है, तो लाइसिन उसमें से एक मिल रहा है, आप लाइसिन को टिक कर देना। ठीक है, और इसमें गेहूं को वर्गों को बता दिया गया। तो मैं आपको बताई थी गेहूं के 2 वर्ग होते हैं और किस आधार पे इन 2 वर्गों बांटा, उनकी मतलब खाने की दृष्टि से उनके। ठीक है, तो गुण की दृष्टि से एक विटियस था और एक मियलिस
मियली था, जो वीटीएस था वो कड़ा गेहूँ था, जैसे बिस्किट ब्रेड बेकरी की चीज़ें बनाई थी। मियली से क्या था, रोटी बनाई जा रही थी। ये सब चीज़ें मैंने आपको एकदम कंठस्थ करा दी हैं। अनाज की पिसाई से, चमकाने से और परिष्करण से मुख्यतः जो विटामिन नष्ट होती है। ए मतलब ए नंबर में ए दिया है, बी पे बी, सी पे सी और डी पे डी दिया है। ठीक है, तो आपको पता है कि पिसाई की बात की जा रही है। अंकुरण से सी बढ़ता है, ठीक है, अंकुरण से क्या होता है, सी बढ़ता है। और पिसाई की बात मैंने आपको बताया था, तो ताप के घर्षण में कौन से विटामिन का नाश होता है, तो विटामिन बी के जो टाइप्स होते हैं उनका नाश हो जाता है। ठीक है, B1 B2 और नियासिनामाइड में मतलब B3 प्रचुर होता है, इन्हीं का क्या होता है, नाश होता है। तो आप बिना सोचे समझे क्या बी को टिक कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनाज जिस अमीनो अम्ल में अपूर्ण होता है। देखिए वही बात है, मैं आपको कितनी बार बता दी, अनाज किस अमीनो अम्ल में अपूर्ण होता है या उसमें नहीं पाता, तो लाइसिन। ठीक है, अब आपको देखिए अनाज तक में कोई एक ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो मैंने समझाया हो, जो मैंने आपको याद कराया, ये कर सकते हैं, और उससे बाहर से आप, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आती हूँ, कि मेरी वीडियो आप पसंद करते होंगे। अगर आप मेरी वीडियो पसंद करते हो तो आप लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दिया करो। बच्चे आप सब्सक्राइब भी नहीं करते और आप लाइक भी नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो आप लोग। तो चलो ठीक है, मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।